वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम 2013 का बचा हुआ जो पोर्शन है वो करेंगे। 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो पुराने वीडियोस देख लें। 2013 का हमने एक पार्ट फर्स्ट डाला है 19 क्वेश्चन का, और अब हम यहाँ पर 2013 का डालेंगे 20वें क्वेश्चन, यानी कि बड़े क्वेश्चन डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है सिंपल सा कि पीएन संधि डायोड के अनिर्दिष्ट बायस में वीआई अभिलक्षण वक्र प्राप्त करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। प्रायिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक निकालना है कर्व फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, और आपको जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसमें डायग्राम बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, आप देखिए, सबसे पहले हम डायोड बनाएंगे। हमने डायोड बना दिया, ठीक है, और डायोड बना के हमने इसके साथ वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब डायोड का ये पी साइड है, डायोड का एन साइड है, तो पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। की हमने जोड़ दिया, एन साइड का डायग्राम है, और यहाँ पर हमने मिली एमीटर जोड़ दिया। सर्किट कंप्लीट हो गया अपने पास, ये की हो गई अपने पास, ठीक है। ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो डायग्राम में तो दिखाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ जो वोल्टेज है वो वीएफ है, और ये जो वोल्टेज है फॉरवर्ड बायस की, इस वोल्टेज को हम जो कहते हैं वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज के लिए हमने साइन बनाते हैं। तो देखिए डायग्राम तो कंप्लीट हो गया अपना। अब भाई ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे देखते चलिएगा। पहला पॉइंट, डायोड के पी को पॉजिटिव पोलैरिटी में रखेंगे, डायोड के एन को नेगेटिव पोलैरिटी में रखेंगे, रख दिया साहब। फिर क्या होगा, ऐसा करने से जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो बैरियर पोटेंशियल है, अंदर जो बैरियर पोटेंशियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में आ जाएंगे, ठीक है साहब। ये भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर अप्लाइड वोल्टेज यानी आरोपित वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम है, सिलिकॉन के लिए वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए वोल्टेज है 0.3 वोल्ट, है ना। ये सिलिकॉन है ऊपर वाला, ये सिलिकॉन, नीचे वाला जर्मेनियम। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होती है, यानी कि रोधी का विभव से ज्यादा हो जाती है, तो एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू कर देते हैं, और पी से एन की तरफ हॉल जाना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या जा रहे हैं, यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक अपने अल्पसंख्यक क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज के अपने माइनॉरिटी रीजन में जा रहे हैं। डिफ्यूजन बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट कम हो रहा है, जो डिप्लीशन लेयर है जो अवक्षय परत है वो भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, वीबी घट जाएगा। तो आपको ये बात समझनी है। यहाँ पर ऐसा होने से जो रोधी का विभव है घटेगी, यानी कि अवरोधी विभव घटेगा, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, अवक्षय परत की चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा और करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस हो गया। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ तो हम वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है, यहाँ हम करंट ले लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू आएगी जिसे हम नी वोल्टेज कह रहे हैं। हिंदी में नी वोल्ट था, अंग्रेजी में नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज हमने कहते हैं। ये क्या होती है, वो वोल्टा या वो वोल्टेज जिस पर करंट की वैल्यू हमें देखने के लिए मिल जाए, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। तो ये नी वोल्टेज कहला रही है, ठीक है। उसमें देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा वो कि वोल्टेज और करंट दोनों ही पॉजिटिव में। बस इतना सा लिखना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षण वक्र, क्या होता है, अग्र बायस में वोल्टा में परिवर्तन के सापेक्ष जो अग्र धारा में परिवर्तन आता है उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में जो वक्र प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम अग्र बायस में वीआई अभिलाक्षणिक कहते हैं। इन इंग्लिश, बाय चेंजिंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट, देन वी प्लॉट अ ग्राफ एंड वी गेट और वी ऑब्टेन कर्व और कर्व्स इन द ग्राफ। तो वो जो कर्व्स हैं, दैट कर्व्स आर कॉल्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। फिर आगे देखिए, सवाल कह रहा है बायो सावर्ट थ्योरम लिखिए। पता नहीं कितनी बार आ चुका है, कर लीजिएगा इसको। एक इलेक्ट्रॉन गति का पथ लिखिए जबकि वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत और थीटा कोण पर। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। राइट बायो सावर्ट लॉ, राइट द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर
एंगल थीटा। देखो अगर वो लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका मोशन होगा वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर, और किसी एंगल पर अगर वो मोशन कर रहा है तो हेलिकल होगा यानी कि कुंडलिनी, हिंदी में कुंडलिनी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के कोई तो अभिग्रहितों के लिखिए। तो आपको यहाँ पर बोर के पॉस्टुलेट लिख रहे हैं, आप सेकंड वाला ले सकते हैं, क्वांटम पॉस्टुलेट यानी क्वांटम प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2 ऑफ h/2, ठीक है, L बराबर NH/2। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण कर सकते हैं जिन कक्षाओं के लिए उसके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणन है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैन एमिट फोटोन when it jumps from higher to lower energy level and the energy of the photon is equal to the difference of the both energy levels। इलेक्ट्रॉन केवल तभी फोटोन उत्सर्जित करता है जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और फोटोन की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एमिट नहीं करता है वेव जब वो अपने ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करता है, क्योंकि वो उसका स्टेशनरी ऑर्बिट होता है और रेवोल्यूशन करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और क्वेश्चन नंबर 23 अपने सिलेबस में नहीं है, 24 अपने सिलेबस में नहीं है। 25 जो है देखो मैं करवा चुका हूँ, ये आप मेरे प्रीवियस जो टॉपिक्स है, प्रीवियस जो वीडियोज उनमें देखिएगा। 2010 का पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें आपको ये मिल जाएगा, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो ये एक एग्जाम्पल है, और जब राजस्थान बोर्ड की बुक चला करती थी उसमें टॉपिक के फॉर्म में आता था। टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये उसमें से देख लीजिएगा आप, आसान सा अपने पास ही है। अब ये हम देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, ये भी खैर करवा चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसको करेंगे हम। तो चलिए देखिएगा दर्पण समीकरण हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ये वस्तु है यानी कि ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट रे P पर यानी कि ध्रुव पर फॉल होती है, किसी एंगल पर, उसी एंगल पर वापस लौट आ जाती है, और एक C के यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरती है और उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। तो दोनों जो है वो इस पॉइंट पर मिलती है। यहाँ पर ये बन रहा है अपना प्रतिबिंब A', B', ठीक है भाई। और यहाँ पर उसी हिसाब से हम काम कर लेंगे। तो एक ट्राइंगल ले लेंगे ABC, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम A', B', C। जो ट्राइंगल हम ले दोनों कॉन्ग्रीगेंट है अपने पास, तो दोनों के साइड्स के रेशो हमने निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। AB/BC इक्वल टू A'/B'/BC, A'/B'/AB इक्वल टू B'/C/BC। B'/C को लिख सकते हैं CP माइनस B', BP माइनस CP। वो आप इस डायग्राम से देख लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर CP में से अगर मैं B'/B को माइनस कर दूंगा तो B'/C आ जाएगा, और BC निकालना है तो BP में से CP को माइनस कर दूंगा, BC निकल जाएगा। CP माइनस आर है, B'/B प्लस B है, BP माइनस U है, CP माइनस आर है, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर हमारे पास एक और ट्राइंगल आएगा ABP A'/B', तो ट्राइंगल ले लेते हैं A'/B' अपॉन AB इक्वल टू B'/P अपॉन BP, ठीक है। और माइनस B अपॉन माइनस U, ये V अपॉन U आ गया। अब इन दोनों का आप बराबर कर दीजिए, बराबर कर देंगे। V अपॉन U इक्वल टू माइनस R प्लस V, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस UV प्लस VR इक्वल टू माइनस UR प्लस UV एक तरफ ले लीजिए, VR एक तरफ ले लीजिए, UVR डिवाइड कर देंगे, R की जगह लिख देंगे 2F, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन। इट्स वेरी सिंपल, और सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास है, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपसे कह रहा है दृष्टिकरण क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कार्य समझाइए। ये जो अपने पास क्वेश्चन है, प्रवर्धन से क्या तात्पर्य है, सिलेबस में हमारे नहीं है, तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं हम। यहाँ पर ये हमारे पास ट्रांसफार्मर आ गया, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, और ये हमने यहाँ पर एक डायोड बना दिया है। ये डायोड है D1, ठीक है, और एक ये डायोड है हमारे पास D2, तो डायोड हमने यहाँ बना दी, ठीक है। ये लाइन हमने ऐसे आगे बढ़ाई, और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आ गया,
ठीक है, सेंट्रल ट्रैक ट्रांसफार्मर यानी कि मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, और यहाँ से इनपुट हो जाएगा एसी। अब हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए, एक पॉइंट ले लिया हमने बी। अब देखो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ए की डायरेक्शन लेनी चाहिए, चाहे एक्स से वाई है चाहे वाई से एक्स है। अब पहले वाले केस में क्या है, हम ये मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव हो जाता है और बी नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे ए पॉजिटिव हुआ बी नेगेटिव हुआ तो D1 तो चला गया फॉरवर्ड बायस में और D2 चला गया रिवर्स बायस में। तो अब करंट फ्लो होगा किसकी वजह से, D1 की वजह से। तो D1 की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से होता हुआ ये करंट यहाँ से होता हुआ वापस इधर आ जाएगा, इस वाली लाइन में नहीं आएगा क्योंकि ये पावर डायोड है। तो पावर डायोड होने की वजह से क्या होगा, ये करंट को बिल्कुल भी फ्लो होने नहीं देगा, D2 हाई रेजिस्टेंस सप्लाई रहेगा। फिर आगे देखिए दूसरी तो फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये पहली हाफ साइकिल आ रही है, ये वाली साइकिल आ रही है। अब जब दूसरी हाफ साइकिल आ रही है, ये वाली साइकिल आ रही है सपोज राइट, तो अब ए और बी पर जो पोलैरिटीज है वो उलट जाएंगे, ए नेगेटिव हो जाएगा बेटे और पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब उल्टा हो जाएगा, D1 हो गया रिवर्स बायस, D2 हो गया फॉरवर्ड बायस। तो अब करंट कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा जी अपने पास D2, तो ये करंट फ्लो करेगा। तो आप देखो अभी भी करंट के फ्लो की डायरेक्शन तो वही है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, पाथ चेंज हो जाएगा। अब D1 से करंट नहीं जाएगा, वो D1 हाई रेजिस्टेंस अप्लाई कर देगा। बस ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया और ये इनपुट हो गया। अब यहाँ क्या होगा, दोनों ही साइकिल रेक्टिफाई हो जाएंगे क्योंकि एक D1 कर देगा, एक D2 कर देगा, फिर एक D1 कर देगा, एक D2 कर देगा, कोई भी साइकिल जो है वो यहाँ पर फेल नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत के लिए गाउस के नियम कथन लिखिए। चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर करंट के नजदीक किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, प्रश्न निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। समझा तो मैं आपको बता आसान है भाई, गॉस में तो आप खुद ही याद कर लेना, किसी बंद पृष्ठ से पारित जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध समस्त आवेशों के बीजगणित योग के 1/epsilon गुणा के बराबर होता है। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, फिर आगे देखिएगा इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब देखो कितने चार्ज एनक्लोज है, 2 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, दो चार्ज एनक्लोज है यहाँ। ठीक है, तो भाई टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, 2 - 1 यानी कि 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो इसने एनक्लोज कर रखा है। फ्लक्स लगा देंगे, फ्लक्स हो गया सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 8.854 × 10⁻11। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, 12 - 12 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स निकल जाएगा। और ऐसा सवाल पहले भी आया रास्ता बोर्ड में। तो आपसे क्या कह रहा है, अनंत समतल चादर के कारण, तो हमने ये चादर ले ली है यानी कि एक प्लेन शीट ले ली है। अब इसमें से ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से होता हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी, दोनों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये यहां पर चार्ज एनक्लोज कर रखा है, ये पॉजिटिव अपने पास प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर सिर्फ दो साइड से फ्लक्स निकलेगा, लेफ्ट से और राइट से, और कहीं से फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब ऊपर और नीचे वाले साइड से फ्लक्स निकलेगा। सिग्मा क्यू पर एप्सिलॉन, डॉट को हटाएंगे, वेक्टर हट जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, और यहां पर भी अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन सिर्फ ds का होगा, cos 0 डिग्री। और उधर सिग्मा क्यू पर एप्सिलॉन कैसे लिखते हैं, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा है कि ये जो अपने पास शीट है, जो अनंत समतल चादर है, इन्फिनिट जो है अपने पास, इसकी परमानेंट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें कितना एनक्लोज कर रखा है, सिग्मा × s। और एंगल 0 डिग्री क्यों बना, क्योंकि एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल बनेगा 0 डिग्री। और ऊपर तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री ds के साथ, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा।
अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे डीएस का, तो डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो एस से एस कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास फॉर्मूला निकल कर आ गया उसका। तो और कुछ करना नहीं है इसमें आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है डिस्टेंस पर डिपेंड? क्योंकि डिस्टेंस है ही नहीं। तो अगर हम दोनों तरफ जाएंगे, इस प्लेन शीट के इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे थ्योरेटिकली। फिर अगला सवाल देखिएगा, संधारित्र को परिभाषित कीजिए और परिपथ चित्र बनाकर संधारित्र श्रेणी क्रम से तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए। V1 वोल्टेज निकालिए, है ना। और इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन पूछ रहा है और ये वोल्टेज पूछ रहा है। चलो पहले वोल्टेज वाला काम कर लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट इज द कैपेसिटर? संधारित्र क्या होता है? ये एक विद्युत उपकरण है जिसकी मदद से हम आवेश को संचित करते हैं, वी स्टोर चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 4 वोल्ट है, V1 पूछ रहा है आपसे, टोटल वोल्टेज 10 दे रखी है, तो V हो जाएगा V1 प्लस V2, ऐसे कर लोगे तो ये हो गया 10। V1 की जगह लिख देंगे V, जो अपन को फाइंड आउट करना है, खाली V1 लिख दें, और V2 की जगह 4 लिख दें, 4 इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, आंसर आ गया 6 वोल्ट। तो सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में होता है तो वोल्टेज सेम होती है, C2 पे भी उतनी होगी, C3 पे भी उतनी होगी। तो C2 C3 वाले पोर्शन में 4 वोल्ट है, टोटल 10 से बची कितनी? 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट C1 पर आ गई। अब आपको ये सीरीज वाला काम करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। सीरीज में सब पर चार्ज सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है, तो हम तो वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने वोल्टेज ले ली, दो हमने कैपेसिटर ले लिए, 2 कैपेसिटर ले लिए, दोनों पर वोल्टेज अलग अलग है। V1 को लिख दूंगा Q बाई C1, V2 को लिख दूंगा Q बाई C2, V को V रहने दूंगा, फिर V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, और V अपॉन Q को लिख दूंगा 1 अपॉन CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लो जी, खत्म हो गई डेरिवेशन। ठीक है, बिल्कुल आसान से डेरिवेशन जी हमने यहाँ पर कर ली है, इसको जरूर कीजिएगा। आसान चीजों पता नहीं कितनी बार सीरीज और पैरेलल तो आती है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के संबंध श्रेणी अनुसार परिपथ के लिए फेजर चित्र खींचते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। प्रेरित विद्युत भागफल के तात्क्षणिक मान के व्यंजक की व्युत्पन्न कीजिए। 4 नंबर का सवाल है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करेंगे जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं वो हाफ ईयरली 2024-2025 में भी देखने के लिए मिल रहा है। ये ग्राफ सबसे पहले हम फेजर बनाएंगे। हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं कि VL बड़ा है VC से, ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप वोल्टेज बनाएंगे, जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया उसका फेजर बना दिया। अब VL आगे चल रहा है, VC पीछे चल रहा है, तो करंट पीछे चलेगा। ठीक है, करंट और R पर जो वोल्टेज होती है सेम फेज में होते हैं, तो दोनों पीछे चलेंगे, और C वाली वोल्टेज छोटी होगी और VL वाली वोल्टेज आगे चलेगी। तो इसको हमने बड़ा दिखा दिया VL को, और VC को छोटा दिखा दिया, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। फिर हमने यहाँ पर ही पैरेललोग्राम बना दिया। आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। E और I के बीच में एंगल बनेगा फेज, ये फेज बन ही रहा है, एंगल 90 डिग्री, ये VR है। तो E0 स्क्वायर इक्वल टू V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L माइनस V0 C का स्क्वायर का कोई सी भी मेथड से करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के संकलन समवर्ती नियम से या पाइथागोरस से, सेम ही आएगा, सेम इक्वेशन लिखनी है। V0 R की जगह I0 R स्क्वायर, V0 L की जगह XL IXL, V0 C की जगह IXC, तो I0 कॉमन आएगा, उसको हमने पहले बाहर ले लिया। E0 बराबर I0 रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो Z है अपने पास, इसका डिवाइड कर देंगे E0 में, और ये Z बन गया। बस ये तो पूछा आपसे हो, तो इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान रहेगा। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की व्युत्पत्ति कीजिए। ये भी राजस्थान बोर्ड में कई बार सवाल आया है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ पर भी आपको ध्यान से समझ लेना है कैसे ये काम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में बनाते वक्त आप इसका बात का ध्यान रखें, हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं, 2 चुंबक हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। ये हमारे पास आर्मेचर है,
जो बना होता है सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक कोर से, यानी कि कोमल लोह चुंबकीय पदार्थ से। यह हमारे पास स्लिप रिंग्स है जो धातु की बनी होती हैं। यहाँ ये अपने पास ब्रश है, कार्बन ब्रश, और यहाँ आपने ये जोड़ दिया है इसको। अब ये घूम सकता है, अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकता है। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये घूमेगा इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा, विद्युत वाहक प्रेरित होगा, धारा प्रेरित होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो जानते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग इसके साथ घूमती है, ध्यान रखिएगा। खैर, अभी हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे? ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। आप देखिएगा, फाई की जगह लिख दूंगा, जो फाई है अपने पास उसकी जगह लिख दूंगा मैं बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है और टी टाइम है, थीटा भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो हमने क्या किया, एन बी ए को साइड में ले लिया। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका कर रहे हैं हम? कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एन बी ए, तो अपने पास आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हटा के लिख देंगे हम ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। करंट निकालना है, अब जैसे उसने करंट पूछा नहीं, आगे और करंट भी पूछ लेता है, तो ई बाय आर कर दो, तो हो जाएगा अपने पास ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाय आर हो गया आई नॉट, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख देंगे आप। बस फिनिश, आसान हो। चलिए अब हम आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग जैसे प्रयोग का किरण चित्र बनाइए। चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रति फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई 2 मीटर तो अधिक के लिए कितनी होगी? व्यतिकरण प्रतिरूप का केंद्रीय बिंदु चमकीला व काला। टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंट फ्रिंज पैटर्न ड्रॉ ए डायग्राम। यह डबल एक्सपेरिमेंट और ये पूरा इसमें दे रखा है। चलो आप डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। डायग्राम पूछ रहा है, आसान सवाल है। तो यहाँ पर आपने एक स्लिट बना ली एस, ठीक है। उसके बाद आपने स्लिट S1 ले ली और आपने स्लिट S2 ले ली, या S1 ले लिया आपने, ये S2 ले ली। इससे सीधे चलते हुए पर्दे के केंद्र पर स्क्रीन के सेंटर पे आप इस लाइन को ले जाएंगे। ये क्रेस्ट आ गया, ठीक है, ये ट्रफ आ गया, फिर ये क्रेस्ट आ गया, ये ट्रफ आ गया, फिर ये क्रेस्ट है। जिस पर क्रेस्ट निकलेगा यहाँ से भी उसी पर क्रेस्ट निकलेगा, वो ध्यान से देखिएगा। फिर ट्रफ आ गया, ये ट्रफ आ गया, फिर ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, ये दोनों एक दूसरे को फॉल हो गए। एक रे बनेगी जो यहाँ पहुंचेगी, केंद्र में बनेगी चमकीली फ्रेम। वो ज्यादा डिटेल में मत बनाना, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अब ऐसे आगे चल रहा है, ये क्रेस्ट और ट्रफ मिल गए। यहाँ पर यहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ऐसे यहाँ से देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटे। और ये इस पॉइंट पर दोनों सेम मिल रहे हैं, वही ब्राइट बनेगी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट वाले मिल रहे हैं, तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है साहब, ये तो बन गया डायग्राम। इसका आप कुछ नहीं करना है, पर्दा लिख देना, बाकी लिख देना। अब आपसे क्या कहना है, प्रति फ्रिंज में चौड़ाई निकालो। अपने सिलेबस में इस साल तो है नहीं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और दोनों जो डार्क होती हैं और जो ब्राइट फ्रिंज होती है, दोनों की विड्थ सेम होती है। तो अगर एक की 2 मिलीमीटर है तो दूसरे की भी क्या होगी, 2 मिलीमीटर ही होगी। और केंद्रीय फ्रिंज क्या बनेगी? केंद्रीय फ्रिंज जो सेंट्रल फ्रिंज है वो चमकीली बनेगी, उतनी बनेगी जितनी बाकी भी चमकीली है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं इसको हम जी। सवाल है, अवतल दर्पण के लिए किरण चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण के लिए समीकरण लिखिए। प्रकाश जब विरल सतह में जाता है तरंगदैर्ध्य आवृत्ति क्या प्रभाव पड़ता है। ड्रॉ ए डायग्राम for a concave mirror. Prove that focal length of the mirror is half of its radius of curvature. Write mirror equation for concave mirror. When light enters from ray to denser medium, what effect occurs on the values of wavelength and frequency? चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ये जी कॉन्केव मिरर ले लिया, ठीक है। ये सेंटर हो गया, पोल पोल पोल, इसका सेंटर। ये लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर गुजर गई। ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। लाइन यहाँ पर आ रही है, एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इसको एन मान लिया।
इसको हमने एम मान लिया, ये एंगल हो गया अपने पास थीटा, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी एन एम, ठीक है, सी एन एम, इससे निकालेंगे थीटा, थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एम एन अपॉन सीपी, तो एन और पी एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो मैं लिख देता हूं माइनस आर, यानी कि सेंटर ऑफ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे यार, एफ एन एम, एफ एन एम, इससे निकालेंगे टू थीटा, टू थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन टू थीटा, एम एन अपॉन माइनस एफ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करा लिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कराते ही 2 थीटा बन गया, 2 थीटा दोनों बराबर कर दो, बराबर कर दे, एम एन से एम एन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन माइनस आर, 1 अपॉन माइनस एफ, माइनस से माइनस कैंसिल, आर बराबर अपने पास आ गया है 2 इजी गोइंग। और मिरर इक्वेशन क्या होती है निकाली तो थी यार, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। फिर वो सवाल कह रहा है कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेवलेंथ है यानी कि जो तरंगदैर्ध्य है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसर मीडियम का एन ज्यादा होता है तो लैम्डा कम हो जाएगी कि लैम्डा घट जाएगी। दैट्स ऑल, 2013 का पेपर कंप्लीट हो गया है। बड़े क्वेश्चन जो होते जाएंगे अब वो रिपीट हम नहीं करेंगे, आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा, और अब नेक्स्ट हम जो पेपर है वो करेंगे। सो बी टी यू, थैंक यू वेरी मच।